हाय दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले जीएसटी के रिवीजन में हम लोग सप्लाई का रिवीजन कर चुके हैं और चार्जिंग सेक्शन का रिवीजन भी हमारा पूरा हो चुका है। कॉम्पोजिशन के बारे में भी हम पूरी बात कर चुके हैं। तो आज जो मैं रिवीजन का अगला लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ ना, उस रिवीजन के लेक्चर के अंदर मैंने टाइम ऑफ सप्लाई जो है उसको कवर करने का है। और मैं आपको बता दूं, टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर 3 मेजर सेक्शन है, 12, 13 और 14। लेकिन अगर मैं सीए इंटर के लेवल की बात करूं तो उनके लिए 2 ही सेक्शन है, 12 और 13। तो अभी जो ये लेक्चर है इसके अंदर मैं 2 सेक्शन पहले कवर करने वाला हूँ, दैट इज सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 13। और आपको अगर याद हो तो सबसे पहले सवाल आता है कि सर टाइम ऑफ सप्लाई क्यों। तो मैंने बताया था टाइम ऑफ सप्लाई ये बताता है कि आपको टैक्स कब पे करना है, व्हेन यू आर लायबल टू पे टैक्स। सप्लाई बताता है कि टैक्स देना है या नहीं देना है। चार्जिंग सेक्शन ये बताता है कि आप पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा और कौन पे करेगा। अब सवाल आता है साहब पे मिस्टर एक्स करेंगे, मिस्टर एक्स जीएसटी पे भी करेंगे, लेकिन सवाल आता है कौन से महीने में, कौन से ड्यूरेशन में, उनका कौन से मंथ का टैक्स माना जाएगा। ये सवाल आपको जो है उसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, टाइम ऑफ सप्लाई टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो हम लोग चालू कर रहे हैं इस टॉपिक को। और इसके लिए मैंने इस बार थोड़ा सा अलग किया है। जनरली मैं उसको मॉड्यूलर नोट से पढ़ाता हूँ, लेकिन इस बार मैंने एक माइंड मैप बनाया है। इफ़ यू रिमेंबर, माइंड मैपिंग का यूज़ मैं क्लास में बहुत बार करता भी था। मैं एक बार बता दूँ कि क्या माइंड मैप मैंने बनाया है टाइम ऑफ सप्लाई का। जस्ट ए सेकेंड। यस, दिस इज़ द माइंड मैप। आप देखेंगे तो पूरा का पूरा 12 और 13 मैंने इस डायग्राम में कवर कर लिया है, जिसमें पूरी माइंड मैपिंग करके मैंने सेक्शन 12 और 13 पूरा का पूरा बना दिया है। सबसे पहले सवाल आता है कि साहब सेक्शन 12 जो है और सेक्शन 13 जो है उसमें किस किस बारे में बात लिखी हुई है। तो एक बार आप माइंड मैप को फॉलो कीजिएगा मेरे साथ। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर 2 सेक्शन है, एक है सेक्शन नंबर 12 और दूसरा है सेक्शन नंबर 13। सेक्शन 12 की बात करें तो सेक्शन 12 बात करता है रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को लेके, और सेक्शन 13 की बात करें तो ये बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज को लेके। मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो सेक्शन 12 और 13 दोनों में कॉमन है, तो मैंने उसको अलग से कॉमन प्रोविजन ले लिया है। मतलब 12 में भी वही बात लिखी हुई है और 13 में भी वही बात लिखी हुई है, उसको मैंने अलग से कॉमन प्रोविजन के अंदर कवर कर लिया है। ठीक है, तो हम अगर सबसे पहले चलें टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर, तो सेक्शन 12 के अंदर 2 तो ऐसे क्लॉजेज हैं जो कि बिल्कुल मेजर है। एक है जनरल क्लॉज और दूसरा है आरसीएम। जनरल क्लॉज मतलब नॉर्मली सारी गुड्स की जो सप्लाई है वो इसमें कवर होती है, अनलेस कोई गुड्स ऐसे हैं जिस पे आरसीएम लगता हो। बाकी सारे गुड्स की सप्लाई कहाँ कवर हो जाती है, जनरल क्लॉज के अंदर कवर हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टाइम ऑफ सप्लाई जनरल क्लॉज के अंदर क्या होगा, 2 में से विच एवर इज अर्लियर। अब मैंने विच एवर इज अर्लियर बार बार अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट विच एवर इज अर्लियर ही होगा। तो जनरल क्लॉज बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई होगा DDI और DOI विच एवर इज अर्लियर। अब सवाल आता है सर व्हाट इज DDI एंड व्हाट इज DOI। DDI का मतलब है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एंड DOI का मतलब है डेट ऑफ इनवॉइस। तो क्या बोला गया है, जनरल क्लॉज टाइम ऑफ सप्लाई का ये बोलता है कि टाइम ऑफ सप्लाई तब माना जाएगा तब या तो जब बिल बन गया हो या बिल बनने की ड्यू डेट हो, मतलब बिल ऑट टू बी प्रिपेयर्ड। वो दिन जिस दिन बिल बन जाना चाहिए था या वो दिन जिस दिन बिल बन गया, इन दोनों में से जो भी पहले आएगा उसे टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा जनरल क्लॉज के अंदर। बहुत ईजी है साहब, क्या कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल, बिल बना या बिल बन जाना चाहिए, इन दोनों में से जो भी पहले आ जाए। तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस के बाद बिल बना तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस के पहले ही बिल बन चुका है तो ऑफ कोर्स डेट ऑफ इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। अब अगर हम चलें तो अब सवाल आता है सब डेट ऑफ इनवॉइस तो हमेशा आपको बिल के अंदर मिल जाएगी, लेकिन ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी। तो DDI के अंदर भी मैं आपको बता दूँ 3 अलग अलग क्लॉजेस गुड्स के अंदर कवर होते हैं। जनरल क्लॉज कवर होता है 31 सबसेक्शन 1 के अंदर, एक कवर होता है 31 सबसेक्शन 4 में, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस सप्लाई, और एक कवर होता है 31 सबसेक्शन 7 के अंदर, दैट इज कॉल्ड सेल ऑन अप्रूवल। सबसे पहले जनरल क्लॉज पे अगर हम वापस चलें तो वो लोग किस पे फोकस करते हैं, वो लोग बोलते हैं साहब हम जनरली किस चीज़ को टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस किसको मानेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई तो DDI और DOI हो गया, DDI किसको मानेंगे, तो उन्होंने सिंपल सी बात बोली हुई है कि साहब गुड्स का मूवमेंट, गुड्स का डिस्पैच देखो।
अगर गुड्स का डिलीवरी हमें देना है तो जिस दिन मैं माल अपने यहाँ से निकाल लूँगा मुझे बिल भी उस तारीख तक बना लेना चाहिए। मतलब बोलने का सेंस ये है कि जब माल यहाँ से निकल रहा है तो इनवॉइस भी साथ में बन जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पे सिर्फ डिलीवरी आपको नहीं देनी है, या तो कस्टमर आपके यहाँ से गुड्स लेके जाएगा या फिर आपको इंस्टॉलेशन भी करके देना है, मतलब गुड्स की डिलीवरी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मूवमेंट ही इन्वॉल्व नहीं है, आपको उसे पूरा इंस्टॉल भी करके देना है। इन सब केस में जब हम कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे, गुड्स प्रोवाइड कर देंगे, बोलेंगे कि ये लो साहब आपका गुड्स सब तैयार है, आप ले जाइए, उस दिन को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर इंस्टॉलेशन है तो जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा तब हो जाएगा। अगर वो हमारे यहाँ से डिलीवरी ले रहा है, एक्स फैक्ट्री डिलीवरी हम कर रहे हैं, तो जिस दिन हम सामने वाले को ये बोल देंगे कि साहब माल रेडी हो चुका है, आप ले जाइए, नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर डिलीवरी, अवेलेबल टू रिसिपिएंट फॉर डिलीवरी, दैट डे विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। तो हम डिस्पैच कर रहे हैं तो डिस्पैच, अगर कस्टमर हमारे यहाँ से लेके जा रहा है या हम उसकी साइट पे जाके इंस्टॉल कर रहे हैं तो जिस दिन हमारे यहाँ वो अवेलेबल हो जाएगा या जिस दिन हम उसकी साइट पे जाके उसको इंस्टॉल कर देंगे उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया, उस दिन को DDI मान लिया जाएगा। और DDI और DOI में जो भी सबसे पहले होगा उसे ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। आ रही है बात समझ में? चले, सेकेंड केस है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या है, आपका माल रेकरिंग बेसिस पे सप्लाई हो रहा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको बार बार माल भेजूंगा, एक प्रोजेक्ट चल रहा है और हर बार माल मेरे यहाँ से डिस्पैच होगा। अब इस केस में कंटिन्यूस सप्लाई मानी जाएगी। कंटिन्यूस सप्लाई के अंदर खास बात ये है कि आप हर बार डिस्पैच पे बिल नहीं बना सकते, तो DDI फिर कब माना जाएगा, जब आप हिसाब करोगे। इसे बोलते हैं इशू ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। जिस दिन सामने वाले के साथ आप लेजर लेके बैठे और बोला कि साहब चलो हिसाब करते हैं कि इस महीने हमने टोटल कितना माल आपको डिस्पैच किया, उस दिन आप उसे इनवॉइस बना के देंगे। और अगर सामने वाला अभी हिसाब नहीं कर रहा है, सामने वाला आपको पेमेंट्स डाले जा रहा है, बोल रहा है हिसाब बाद में करेंगे, अभी तुम एक एस्टिमेटेड अमाउंट पे पैसा ले लो, तो जिस दिन आप पैसा रिसीव करोगे उस दिन आपको उसका DDI माना जाएगा, उस दिन आपको उसका इनवॉइस बनाना पड़ जाएगा। सिंपल है। तो पहला हो गया जनरल क्लॉज, दूसरा हो गया कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, तीसरा है सेल ऑन अप्रूवल। सेल ऑन अप्रूवल कवर होता है 31 सबसेक्शन 7 के अंदर और वो बोलता है किसे टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगेन सिंपल, जिस दिन अप्रूवल आ जाएगी या रिमूवल से 6 महीने विच एवर इज अर्लियर। अगर अप्रूवल पहले आ गई, सामने वाले ने बोल दिया कि हाँ साहब मुझे माल पसंद आया है, मैं इसको ले रहा हूँ फाइनली, तो साहब मेरी सेल उसी दिन हो गई, उसे हम इनवॉइस की यूनिट मानेंगे। और अगर सामने वाला अप्रूवल नहीं भी दे रहा है तो 6 महीने बाद बाय डिफ़ॉल्ट डीम्ड अप्रूवल मान ली जाती है और उसे ही ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस मान लिया जाएगा। तो कितना इजी क्लॉज है। टाइम ऑफ सप्लाई बहुत आसान है और इसके ऊपर एग्जाम में हर बार एक आध क्वेश्चन आता ही है, इतना इजी होने के बावजूद भी। सेक्शन 12 अगेन बोल रहा हूँ, क्या बोलता है? सेक्शन 12 बोल रहा है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में। DDI और DOI जनरल क्लॉज के अंदर, RCM की बात हम करेंगे, लेकिन DOI और DDI विच एवर इज अर्लियर। DDI 3 सेक्शन में कवर होगा, 31 सबसेक्शन 1, 31(4) और 31(7). 31(1) बोलता है अगर गुड्स की डिलीवरी है, मूवमेंट है, तो डिस्पैच, डिलीवरी, रिमूवल। अगर गुड्स की डिलीवरी आप नहीं दे रहे हो तो जिस दिन आप अवेलेबल करवा दोगे कस्टमर को उस दिन उसे DDI मान लिया जाएगा। सेकेंड क्लॉज है कंटिन्यूस सप्लाई। कंटिन्यूस सप्लाई में इश्यू ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स या सक्सेसिव पेमेंट्स एज द केस मे बी। और थर्ड सेल ऑन अप्रूवल है 31 सबसेक्शन 7, तो रिमूवल और 6 month फ्रॉम द रिमूवल और 6 month फ्रॉम रिमूवल और डेट ऑफ अप्रूवल विच एवर इज अर्लियर, ये हो जाएगा DDI और DOI विच एवर इज अर्लियर करेंगे तो हमारा आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर जनरल क्लॉज। अब हम चलते हैं आगे और सेकेंड बात करते हैं RCM के बारे में। अगर हम RCM की बात करें तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे काउंट होगा? बहुत सिंपल है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस से 31st डे, तीनों में से जो भी अर्लियर हो जाए वो क्या है, एक बार फिर सुन लेना। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस से 31st डे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पहली बात, इनवॉइस कौन बनाएगा? सप्लायर। और यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई किसके एंगल से देखा जा रहा है? सोच के बताओ। RCM में टाइम ऑफ सप्लाई किसके एंगल से देखते हैं? रिसीवर के एंगल से, क्योंकि RCM में पेमेंट कौन टैक्स भरता है? रिसीवर। तो रिसीवर को गुड्स जब मिल गए, देखो जब सप्लायर के एंगल से देख रहे थे बोल रहे थे साहब जब उसने माल भेजा, रिसीवर के एंगल से बात कर रहे तो हम बोल रहे हैं जब इसको गुड्स मिल गए वो डेट, या डेट ऑफ पेमेंट जब मैंने पेमेंट कर दिया रिसीवर ने सप्लायर को वो,
या फिर डेट ऑफ इनवॉइस, सामने वाले ने बिल बनाया होगा, वहाँ से 31 दिन के अंदर आपको टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो ध्यान रखने की वो ये है कि डेट ऑफ पेमेंट में भी दो चीज़ें होती है। अगर आपने चेक से पेमेंट किया है और तो जो पहले आ जाए, मतलब आपने बुक्स में रिकॉर्ड पहले किया या बैंक में आपने चेक से ट्रांजैक्शन पहले हुआ, तो बैंक बुक और आपकी जो बुक्स है वो विच एवर इज अर्लियर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा उसे पेमेंट की डेट मान ली जाएगी। ये है रिगार्डिंग RCM। याद रहेगी बात, इनवॉइस से 31वां दिन या फिर डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ बुक्स पेमेंट इन बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर वो डेट, और डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इन तीनों डेट में भी कोई डेट अवेलेबल ना हो, मान ले कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो मैंने अभी तक बुक्स में पेमेंट नहीं किया है, रिसीट की कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी भी कारण से, या इनवॉइस सामने वाले ने बना के ही नहीं दिया, अब सवाल होता है उस केस में मैं RCM में टैक्स कैसे पे करूंगा। तो उन्होंने बोला अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना हो तो जिस दिन आपने अपने यहाँ पे परचेज रिकॉर्ड की होगी उसे ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो इफ़ दीज इन्फॉर्मेशन आर नॉट अवेलेबल देन द डेट ऑफ परचेज, दैट ऑफ द डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ व्हाट, पेमेंट नहीं, परचेज की एंट्री जिस दिन आपने रिकॉर्ड की कि हाँ साहब मैंने ये सामान खरीदा है, उस दिन को बाय डिफ़ॉल्ट टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब हम चलते हैं सेक्शन 13 पे, और अब बात करें तो सेक्शन 13 के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर अगेन कौन कौन से क्लॉजेज हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी जनरल क्लॉज है, यहाँ पे भी RCM है, यहाँ पे एक और क्लॉज नया आता है जो गुड्स में नहीं था, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। पहली बात, इम्पोर्ट ट्रांजैक्शन गुड्स में क्यों नहीं था? अगेन कितनी बार बोलूँगा, मैं वापस बोल रहा हूँ, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स GST लॉ से नहीं गवर्न होता है, वो कस्टम लॉ से चलता है, तो ऑफकोर्स उसका टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। तो हम बात करें तो सबसे पहले जनरल क्लॉज इसमें भी है जैसा उसमें था, इसमें भी RCM है जैसा उसमें था, और इसमें इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज एक और ऐड हो गया। पहले बात करें जनरल क्लॉज। अब यहाँ पे ध्यान रखना, दो चीज़ें कवर होती है। अगर इनवॉइस ड्यू डेट के पहले प्रिपेयर हो गया है, A और B अगर अपन माने, तो पहला A बोलता है कि बिल ड्यू डेट के पहले मैं बना चुका हूँ, मतलब मैंने बिल बनाने में कोई देरी नहीं की है। दूसरा क्लॉज बोलता है कि साहब मैंने बिल बनाने में देरी की है। अगर मैंने बिल बनाने में कोई देरी नहीं की है, मतलब इनवॉइस ड्यू डेट के पहले प्रिपेयर हो चुका है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस को काउंट कर रहे हैं, इनवॉइस को तवज्जो दी जा रही है क्योंकि इनवॉइस टाइमली बना है, तो DOI और DOP विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर इनवॉइस टाइमली नहीं बना है तो वो लोग पता है इनवॉइस को तवज्जो नहीं देते और वो बोलते हैं जिस दिन सप्लाई हुई है, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जिस दिन सर्विस दी है वो डेट या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर यहाँ पे मानना पड़ेगा। ध्यान रखना, यहाँ पे भी DOP वही है, बैंक और बुक्स विच एवर इज अर्लियर, जिसमें ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड हो जाए वो DOP मान लिया जाएगा। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम सर्विसेज की बात करें तो पहली बात दो क्लॉजेज हैं। पहला सवाल आता है बिल टाइम पे बना है? हाँ, DOI DOP विच एवर इज अर्लियर। बिल टाइम पे नहीं बना है? नहीं बना है साहब, DOS और DOP विच एवर इज अर्लियर। क्लियर रहेगी बात? अब सवाल आता है कि साहब बिल टाइम पे बना है या नहीं बना है, ये देखने के लिए हमको इनवॉइस की ड्यू डेट देखनी पड़ेगी। अगेन साहब हम कहाँ आ गए? हम आ गए DDI पे कि साहब इनवॉइस की ड्यू डेट क्या होगी। इनवॉइस की ड्यू डेट के लिए अगेन दो क्लॉज है, एक है जनरल क्लॉज और एक है कंटिन्यूस सप्लाई। मैं आपको बता दूं वहाँ पे तीन थे, वहाँ पे एक सेलोन अप्रूवल और था, यहाँ पे वो नहीं है, और उसका बड़ा बेसिक रीज़न है कि साहब सर्विसेज में अप्रूवल कैसे हो सकता है। आप एक सैलून में जाएं, बाल कटवाएं और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको बाल कटवाने हैं या नहीं कटवाने हैं, क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं साहब मेरे को नहीं जमा, बाल नहीं कटवाने, आप वापस जोड़ दो, पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। इट मीन्स वॉट? सर्विसेज में अप्रूवल नहीं चल सकती, क्योंकि सर्विसेज में जैसे ही आपने सामने वाले को सर्विसेज दी वो बाय डिफ़ॉल्ट कंज्यूम हो जाती है। गुड्स ऐसा नहीं है कि वापस रिटर्न कर देंगे, तो यहाँ पे अप्रूवल का सवाल ही नहीं उठता। तो दो ही क्लॉज बच जाते हैं, एक है जनरल क्लॉज और दूसरा है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का क्लॉज। देखिए जनरल क्लॉज बोलता है कि हम पहली बार DDI पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना टाइम ऑफ सप्लाई तो DOI और DOP, DOS और DOP में से एक होंगे। इसका मतलब ये कि DDI सिर्फ ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि A पे जाना है या B पे जाना है।
मतलब DOI, DOP और DOS तीनों में से एक ही चीज़ टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी। गुड्स में ऐसा नहीं था, गुड्स में DDI अपने आप में टाइम ऑफ सप्लाई बन रहा था, लेकिन यहाँ पे DDI का रोल थोड़ा सा कम है। DDI टाइम ऑफ सप्लाई कभी नहीं बनेगा। DDI सिर्फ आपको ये बताएगा कि आपको A में जाना है या B में जाना है। तो हम DDI जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर आई विल बी एलिजिबल फॉर A पॉइंट दैट इज DOI और DOP विच एवर इज अर्लियर, और B पॉइंट दैट इज DOS और DOP विच एवर इज अर्लियर। So DDI is just a deciding factor whether I have to go for A clause or B clause. So DDI के अंदर अगेन यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात है जनरल, दूसरा है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का क्लॉज। अगर हम जनरल क्लॉज की बात करें तो जनरल क्लॉज के अंदर यहाँ पे DDI अगेन दो टुकड़े में बटेगा। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अलग है और बाकी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अलग है। क्या है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, पहले वो समझ लेते हैं। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये बोला गया कि आप जैसे ही सर्विस दे रहे हैं आपको 45 डेज में उसका इनवॉइस तैयार करना है, सर्विस देने के 45 डेज में। जबकि बाकी सब लोगों के लिए क्या क्लॉज बोला गया, सर्विस देने के 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस तैयार करना है। तो फॉर अदर मेजर अदर है, बैंक इज जस्ट ए सिंगल इंडस्ट्री, बाकी सारी इंडस्ट्री कवर होती है अदर्स के अंदर। पर हाँ, क्लियरली जो बात लिखी हुई है, क्लियरली जो बात लिखी हुई है वो ये है कि अगर हम बात बैंक की करें तो बैंक के लिए इट इज़ 45 डेज फ्रॉम द completion of service, you have to generate an invoice for that. But for other like एजुकेशन इंडस्ट्री हो गया या बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ होगी जो जनरल क्लॉज में आती है, RCM में नहीं आनी चाहिए क्योंकि RCM के लिए क्लॉज लगी गई नहीं, RCM के लिए अलग क्लॉज है। जनरल क्लॉज में जो भी बाकी इंडस्ट्रीज़ आती है जो कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, उनके लिए टाइम लिमिट 30 डेज़ की है। कंप्लीशन ऑफ सर्विस से 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। तो ये क्लियर है। जनरल क्लॉज के अंदर DDI दो चीज़ें होगी, बैंक के लिए 45 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्विस एंड फॉर अदर्स 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्विस। एक क्लॉज और था, वो मैंने रिवीजन में इस स्लाइड में ऐड नहीं किया, लेकिन मैं बता दूँ वो क्या था। वो ये था कि अगर बैंक इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब अपनी ही किसी ब्रांच को सर्विसेज दे रहा है, तो वो इनवॉइस एट द एंड ऑफ द क्वार्टर जनरेट कर सकता है। मतलब अगर मैंने अप्रैल में कोई सर्विसेज दी है तो मैं जून एंड तक उसका इनवॉइस जनरेट कर सकता हूँ। अगर जुलाई में कोई सर्विसेज अपनी ही किसी ब्रांच को दी है या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को दी है तो मैं सितंबर क्वार्टर एंड तक में उसका इनवॉइस जनरेट कर सकता हूँ। तो फॉर इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र इट इज़ क्वार्टर एंड, फॉर outside customer it is 45 days from the completion of service and for other than bank it is 30 days from the completion of service। ये है DDI। अगर हम बात करें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में मज़ेदार पॉइंट है, उन्होंने कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में DDI को पेमेंट्स की ड्यू डेट से कनेक्ट कर दिया है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्विस कंप्लीट तो होगी नहीं। आप मुझे सोच के बताओ, क्या कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर सर्विसेज ख़त्म हो जाएगी क्या कि वहाँ से 30 दिन के अंदर हम पेमेंट लें? ऐसा कुछ नहीं साहब। यहाँ पे पेमेंट्स आपको हर महीने आते रहेंगे, हर क्वार्टरली आते रहेंगे। जैसे लैंडलाइन कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो आपका हर महीने एक पर्टिकुलर डेट तक आपको उसका पिछले महीने का बिल जमा करवाना है, लेकिन आपका कनेक्शन तो चलता रहेगा ना, आपकी सर्विसेज बंद तो नहीं होगी। तो इसीलिए उन्होंने उसको कंप्लीशन ऑफ सर्विस से ना जोड़ के ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से काउंट किया। उन्होंने क्या बोला कि आपका DDI क्या होगा, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है तो DDI होगा ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट डिपेंड करता है कंप्लीशन ऑफ इवेंट पे तो DDI होगा डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट आएगा। वो एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, पेमेंट नहीं आएगा, वो इवेंट आएगा। और अगर कोई ड्यू डेट पेमेंट है ही नहीं तो आपका DDI होगा डेट ऑफ पेमेंट। क्या है, मैं एक बार वापस क्लॉज समझा देता हूँ। क्लॉज इतना सिंपल है, एक सेकेंड, यस, क्लॉज इतना सिंपल है कि आपको DDI देखने के लिए सिंपल है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट देखना है। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कंटिन्यूस सप्लाई का है तो देन DDP बिकम्स DDI। अगर DDP किसी इवेंट पे डिपेंड करता है, जैसे जनरली कंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है,
हम बोलते हैं कि मैं तुझे पेमेंट कब करूँगा, तब तू इतना % काम मुझे करके दे देगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा होगा तो एक % कंप्लीशन होने के बाद सामने वाली पार्टी पेमेंट करती है। तो एक फ्लोर बना देगा तो मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा, दूसरा फ्लोर बना देगा तो मैं तुझे पेमेंट कर दूंगा। तो इन दैट केस वो जो कंप्लीशन है उस पर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट डिपेंड हो गया, तो कंप्लीशन ऑफ इवेंट पे ही आपका DDI भी आ जाएगा। जैसे ही एक फ्लोर बना, मुझे मालूम है मुझे 20% पेमेंट सामने वाले को करना है, सामने वाला मुझे 20% का बिल बना के दे देगा। तो DDI इज कनेक्टेड टू due date of payment, and due date of payment is connected to date of completion of event. So when the event completes, by default due date of payment arrives, and as the due date of payment arrives, due date of invoice is also arrived. Okay, so the point is DDI depend on DDP and DDP depend on DOE. अगर मान लो DDP है ही नहीं, मतलब आप सर्विसेज कंटिन्यूसली ले रहे हो, कोई फिक्स डेट नहीं है, आप पेमेंट थोड़ा सामने वाले को देते जाते हो, बट देयर वाज नो फिक्स अग्रीमेंट कि इतना पेमेंट आपको इतनी तारीख तक करना है, तो मैं जितना पेमेंट सामने वाले को करता जाऊंगा उसको मुझे उतना इन्वॉइस बना के देते रहना पड़ेगा। तो उतना बिल वो सामने वाला मुझे जनरेट करता जाएगा जितना मैं पेमेंट करता जा रहा हूँ। देन DOP बिकम्स DDI। क्लियर? तो ये बड़ा काम का क्लॉज है कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में DDI क्या होगा। अब मज़ेदार बात है, DDI डिसाइड हो गया, ये डिसाइड हो गया कि साहब DDI के पहले आपने DOI कर दिया तो A में जाओगे, DDI के बाद DOI किया तो B में जाओगे। याद रहेगी बात, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो क्लियरली बात समझ में आ रही है। ड्यू डेट का रेलेवेंस सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए वेदर आई एम एलिजिबल फॉर A और B। जस्ट अ सेकेंड, यस, मैं A में एलिजिबल हूँ या B में एलिजिबल हूँ, ये बात डिसाइड करने के लिए मुझे ड्यू डेट ऑफ इन्वॉइस तक जाना पड़ रहा है। अदरवाइज ड्यू डेट ऑफ इन्वॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई कभी नहीं बनेगा। ड्यू डेट ऑफ इन्वॉइस सिर्फ ये बताएगा कि वेदर आई एम एलिजिबल फॉर A और B। याद रहेगी बात, बहुत बढ़िया। अगर हम सर्विसेज के सेकेंड क्लॉज पे चले तो यहाँ पे RCM में थोड़ा सा चेंज है। नॉर्मली RCM जो हमने गुड्स के लिए पढ़ा था वो था डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इनवॉइस से 31 दिन या डेट ऑफ पेमेंट। यहाँ पे पहली बार डेट ऑफ रिसीप्ट हट गया है क्योंकि सर्विसेज है, तो डेट ऑफ रिसीप्ट जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो पहली बार डेट ऑफ रिसीप्ट हटा दिया। तो क्या बचा? डेट ऑफ पेमेंट तो बचा ही है, लेकिन डेट ऑफ इनवॉइस से 31 दिन होने की जगह यहाँ पे हम 61 डे काउंट करेंगे। तो ध्यान रखना, नॉर्मली हम 31 डे काउंट करते हैं पर यहाँ पे हम 31 डे नहीं 61 डेज जो है वो काउंट करने वाले हैं। याद रहेगी बात, तो इट इज़ नॉट 31 डे, इट इज़ 61 डेज। बहुत बढ़िया। अब मज़ेदार बात है, सेम यहाँ पे भी अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो जिस दिन आपने एंट्री की है बुक्स में उस दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा इन केस ऑफ RCM। तो बहुत हद तक सेम है गुड्स जैसा, सिर्फ फ़र्क क्या है, 61 डे हो गया 31 डे की जगह, और रिसीट ऑफ गुड्स हट गया है, उसकी जगह सिर्फ दो ही चीज़ें रह गई है, पेमेंट और इन्वॉइस से 61 डे। पेमेंट सेम, इन्वॉइस बैंक में या बुक्स में विचएवर इज अर्लियर जो भी पेमेंट का डेट होगा वो काउंट किया जाएगा। बहुत बढ़िया। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में तीसरा क्लॉज एक और है एंड दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ये क्या है? देखो, जब आप अपने किसी रिलेटिव से बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो टाइम ऑफ सप्लाई में एक लोचा है। पहली बात, इंपोर्ट है तो सामने वाले का जो बिल है वो किसी काम का तो है नहीं, क्योंकि सामने वाला बिल बनाए या सामने वाला बिल दे इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उसके जुरिसडिक्शन में आता है, इंडिया में तो आता ही नहीं है। इंपोर्टर को जब टैक्स पे करना है इंडिया में तो सामने वाले का बिल का तो रोल ही नहीं होता है, सामने वाला बिल हो सकता है ना बनाए, तो साहब क्या लें? डेट ऑफ पेमेंट तो लेना ही था कि साहब जिस दिन मैंने पैसा दिया, लेकिन साथ में बिल नहीं ले सकते। उन्होंने लिया साहब यहाँ पे जो सब्सिडरी कंपनी होगी उस रिलेटिव की, यहाँ पे जो कंपनी होगी जो इंपोर्ट कर रही होगी उसकी बुक्स की एंट्री, तो डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स मतलब परचेज की एंट्री, इंपोर्ट की एंट्री या डेट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर लेना पड़ेगा। आप इनवॉइस क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इनवॉइस फॉरेन की कंपनी है तो बनाए नहीं बनाए इट इज़ नॉट कवर्ड इन अवर इंडियन लॉ। इंपोर्टर की बात करें तो इंपोर्टर के लिए दो चीज़ें साहब, वो पेमेंट करेगा या वो परचेज की एंट्री अपने यहाँ पे बुक करेगा इंपोर्ट में, जो भी पहले हो जाए उसे यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो दो सेक्शन के अंदर जो जो अलग अलग पॉइंट्स है वो तो मैंने कवर कर लिए। अब टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर बच जाते हैं कॉमन प्रोविजंस। कॉमन प्रोविजन इज लाइक विच इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ सेक्शन 12 एज वेल एज 13, दोनों में सेम दिए हुए हैं। और उस कॉमन प्रोविजन में सबसे पहला है वाउचर्स। क्या है क्लॉज?
अगर आप सेल गुड्स की नहीं कर रहे हो और अभी आप सेल कर रहे हो गुड्स को खरीदने के वाउचर्स की, या अभी आप सर्विसेज की सेल नहीं कर रहे हो, आप सर्विसेज के खरीदने के वाउचर्स की सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे दो बातें होगी। क्या वाउचर बेचते समय ये फिक्स था कि वो वाउचर किस चीज़ में यूज़ होगा? इट मीन्स आपने एक दुकान से वाउचर ख़रीदा, बोला कि मैं किसी को भी गिफ्ट वाउचर दूँ, वो आदमी, जैसे हम अमेज़न से, मिंत्रा से गिफ्ट वाउचर खरीद सकते हैं। मान लीजिए राखी आ रही है, राखी आई है, राखी पे अपने भाई को, अपनी बहन को कुछ गिफ्ट करना है, पर पता है आपको लोगों को कि बहनों को अपन कुछ भी दें तो पसंद नहीं आता, उनको अपनी चॉइस की चीज़ ही चाहिए। तो भाई सबसे बेस्ट क्या कर सकता है, उसको 3000 4000 का एक अमेज़न का गिफ्ट वाउचर दे दे कि साहब तू 4000 की शॉपिंग अमेज़न से कुछ भी कर सकती है, तेरी इच्छा से ले, मैंने तो तुझे 4000 रुपये का सामान का वाउचर दे दिया। अब मैंने अमेज़न से गिफ्ट वाउचर ख़रीदा, अब अमेज़न पे वो हज़ारों चीज़ों में से कुछ भी खरीद सकती है, और गर्ल्स की रिक्वायरमेंट भी हज़ारों में ही होती है, उनकी शॉपिंग रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि हमको पता भी नहीं होता बेचारे लड़के क्या पहनते हैं, टी शर्ट जीन्स, घड़ी, ख़त्म। उनकी एसेसरीज़ जहाँ हमारी ख़त्म होती है वहाँ से उनकी एसेसरीज़ चालू होती है। सो बेसिकली वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मैनी वेराइटीज़ दे एग्जैक्टली वेयर। सो जनरली बॉयज़ हाउ ब्रदर क्या कर सकता है, भाई अपनी बहन को गिफ्ट वाउचर दे सकता है। अब वो अमेज़न से कुछ भी खरीद सकती है। अब यहाँ पे गिफ्ट वाउचर देते समय अमेज़न को नहीं मालूम कि सामने वाला आदमी क्या खरीदेगा, मतलब वाउचर आइडेंटिफाइबल नहीं है। और ये भी हो सकता है कि वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, किसी स्पेसिफिक ब्रांड के प्रोडक्ट का वाउचर खरीदे, तो वहाँ मालूम हो जाता है कि वो आइडेंटिफाइबल है। अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल है, कब इशू करते समय पता था कि वो वाउचर किस चीज़ में यूज़ होगा, तो जब वाउचर इशू किया है उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। पर अगर जिस दिन वाउचर इशू किया उस दिन नहीं मालूम कि ये किस चीज़ में यूज़ होगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। जिस दिन वाउचर रिडीम हो जाएगा उसी टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो क्या बात समझ में आ रही है? बात बड़ी सिंपल है। अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। लेकिन अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल नहीं है देन इट इज़ डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। याद रहेगी बात? तो ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो गुड्स और सर्विसेज दोनों में एप्लीकेबल होगी, कॉमन है। एक और क्लॉज कॉमन है, दैट इज़ 1000 रुपये के एडवांस के पेमेंट का। देखो जनरली गुड्स में तो हम डेट ऑफ पेमेंट को काउंट वैसे भी नहीं करते हैं, गुड्स में DDI और DOI काउंट होता है। लेकिन सर्विसेज में DOI और DOP विच एवर इज अर्लियर, या DOS और DOP विच एवर इज अर्लियर चलता है। तो इन केस ऑफ सर्विसेज एडवांस का बहुत रोल है, क्योंकि अगर आपको पैसा पहले मिल गया तो टाइम ऑफ सप्लाई पहले आ जाता है। पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, अगर आपको एडवांस बहुत छोटा सा मिला है 1000 रुपये से कम का, तो इन दैट केस डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर किया जा सकता है, और सप्लायर ये बोल सकता है कि मैं जिस दिन बिल जनरेट करूँगा या जिस दिन मैं सर्विसेज दूंगा मैं उसी दिन इस 1000 रुपये से कम के एडवांस पे टैक्स पे करूँगा। प्रॉब्लम क्या है, 1000 रुपये के एडवांस पे अभी टैक्स भरूँ, फिर बाकी अमाउंट पे बाद में टैक्स भरूँ। इससे बेटर है कि मैं सारे के सारे अमाउंट पे बाद में ही टैक्स भरूँ। और इसीलिए वो इस ऑप्शन पे जा सकता है कि अगर एडवांस कम अमाउंट है तो टैक्स अभी ना भरे, और बाद में भरना चाहे तो बाद में भर सकता है। एक और केस है, एक और केस रह गया यार, मेरे को अब याद आया, एक और केस है, मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ। एक और केस मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ, किस चीज़ को लेके है। यस, द केस वाज रिगार्डिंग इंटरेस्ट और पेनल्टीज ऑन लेट पेमेंट। ये मेरे को याद नहीं आया, नहीं तो मैं इसको भी माइंड मैप में ऐड कर देता। मेरे को अभी याद आया कि जो लेट पेमेंट का ब्याज होता है उसका टाइम ऑफ सप्लाई अलग होता है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस नहीं होता है। आपको याद है लेट पेमेंट की ब्याज का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? लेट पेमेंट की ब्याज का टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी। जिस दिन भी लेट पेमेंट का ब्याज या पेनल्टी रिसीव होगी उस दिन उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ना कि जिस दिन आपने इनवॉइस जनरेट किया था। तो उसका नॉर्मल टाइम ऑफ सप्लाई ना चल के उसका टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी। अब एक आखिरी क्लॉज बच जाता है रेसिडुअल केस, कि आपके पास कोई और रिकॉर्ड अवेलेबल ना हो, आपके पास डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ डिस्पैच कुछ भी ना हो, कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। जनरली बात हो रही है टैक्स फ्रॉड्स की। जब फ्रॉड्स होते हैं, जब टैक्स चोरी होती है, तो इन दैट केस आपको कई बार ये मालूम नहीं चल पाता है क्योंकि उसकी बुक्स होती नहीं है, उसके पास कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, उसके पास कुछ रिकॉर्ड्स नहीं होते, तो वहाँ पे जनरली फिर रेसिडुअल केस लग जाता है। और रेसिडुअल केस बोलता है कि साहब डेट ऑफ फाइलिंग पीरियोडिकल रिटर्न को टाइम ऑफ सप्लाई मानो,
वो भी ना हो तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग पीरियोडिकल रिटर्न को टाइम ऑफ सप्लाई मानो। और अगर आपको डेट ही नहीं मालूम है, यही नहीं मालूम है कौन से महीने का टैक्स फ्रॉड है, तो फिर जिस दिन वो टैक्स पेमेंट करेगा उसे ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। मान लीजिए एक आदमी ने 50% टैक्स भरा, 50% टैक्स भरा ही नहीं, क्योंकि उसने सारे ट्रांजैक्शन को आधा रिकॉर्ड करके बताया था, आधे टर्नओवर पे उसने टैक्स भरा ही नहीं था। तो जो आधे टर्नओवर पे टैक्स भरा था उस डेट को ही माना जाएगा कि तू पूरे पे भरता, और जब उस पे पूरे पे भरता तो उसे ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो 3 क्लॉजेज हैं, रेसिडुअल में भी 3 क्लॉजेज आते हैं। पहला, पीरियोडिकल रिटर्न फाइल होता है तो डेट ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न, अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल नहीं कर रहा हूँ तो ड्यू डेट ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न्स, और वो भी नहीं है तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ये है सेक्शन 12 और 13 का पूरा टाइम ऑफ सप्लाई। इसको मैंने एक छोटे से माइंड मैपिंग करके, एक छोटे से डायग्राम, एक छोटे से चार्ट के फॉर्म में इसको मैंने पूरा बना दिया है। ये डायग्राम मैं आपको YouTube का जो लेक्चर है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। आप इस डायग्राम को डाउनलोड करके बड़ा सा जंबो साइज़ का प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, तो आपको इस डायग्राम से बहुत सारी हेल्प मिलेगी। आपका टाइम ऑफ सप्लाई पूरा का पूरा इससे रिवाइज हो जाता है। आ रही है बात समझ में? ओके, तो आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म है। टाइम ऑफ सप्लाई का रिवीजन हम कर चुके हैं। अगले फर्दर डिस्कशन में हम आगे के चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। थैंक यू, गुड डे, एंजॉय, बाय बाय, थैंक यू।